ये कैंसरस न्यूडल्स डेवलप होने के बाद 90 से लेकर आज तक मैं बोलते आ रहा हूं, और मेरा एवरेज बोलना जो होता है वो दिन में कम से कम 4 घंटे होता है। डॉक्टर ने ऑपरेशन सुझाया, ये उसी समय की बात है जब मैंने ऑलरेडी ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी मेरे नूडल्स के लिए और गले के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। मैंने पेट के लिए उसका उपयोग करना शुरू किया, और आपको बता दूं तब से लेकर आज तक 30 साल हो रहे हैं। 90 से लेकर 31 सालों में मैंने कभी भी पेट के लिए, जो आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए दवाइयां ली जाती है, कभी ली नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। डॉक्टर मिलिंद फिजिशियन है, इनका सवाल है कि साइकोसोमैटिक बीमारियां सम्मोहन से कैसे दूर हो सकती है या होती है। सम्मोहन से साइकोसोमैटिक बीमारियां दूर होती है, ये शब्द अनसाइंटिफिक शब्द है, क्योंकि जो भी साइकोसोमैटिक बीमारी होती है वो कभी जिंदगी में दूर नहीं होती है। जैसे डायबिटीज है, एक बार डायबिटीज हो गया कि जिंदगी भर रहता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिंदगी भर रहती है। हार्ट डिजीज की बीमारी है, जिंदगी भर रहती है। सभी साइकोसोमैटिक बीमारियां जिंदगी भर रहती है, और इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयों का उपयोग करते हैं। दवाइयों का उपयोग करने के बाद भी वो दुरुस्त नहीं होती। फिजिकल बीमारियां शायद हमारी 100% ठीक हो जाती है, लेकिन साइकोसोमैटिक बीमारियां कभी ठीक नहीं। तो इसलिए अगर कोई, या फिर मेरे कहने का मतलब आपने ये निकाल लिया होगा, मैं हमेशा बोलते वक्त शब्दों का चयन बहुत ही केयरफुली करता हूं। बीमारियां ठीक होती है ये शब्द शायद मैंने कभी यूज नहीं किया है, वो कंट्रोल्ड होती है, बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल होती है। एंजाइटी और टेंशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सभी बीमारियों में, शारीरिक बीमारियों में भी, लेकिन साइकोसोमैटिक बीमारियों में बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करते हैं। और सम्मोहन के जरिए अगर लगातार आप उसका उपयोग करते हो, तो लगातार सम्मोहन का उपयोग करने के बाद आप बहुत अच्छे ढंग से टेंशन और एंजाइटी को कंट्रोल कर पाते हैं। पहली बात तो ऐसी है कि आपकी कोई भी बीमारी ठीक करती है तो दवाइयां नहीं ठीक करती है, वो ठीक करती है आपकी इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम पर डायरेक्टली टेंशन और एंजाइटीज का परिणाम होता है। जब आप बहुत ही कम टेंशन एंजाइटी की अवस्था में हो, या फिर नहीं के बराबर टेंशन एंजाइटी हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम पूरे ताकत से काम करती है। और जब आपका टेंशन और एंजाइटी का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है, तो नेचुरली आपकी इम्यून सिस्टम बहुत लोअर लेवल पर काम करती है, यानी आपकी बीमारी बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लगातार सम्मोहन का उपयोग करने के कारण आपकी टेंशन और एंजाइटीज बहुत कम होने के कारण आपकी इम्यून सिस्टम हमेशा पूरे ताकत से काम करती है, और इसलिए ये सभी साइकोसोमैटिक बीमारियों को बहुत अच्छे ढंग से वो कंट्रोल भी कर पाती है। दूसरा, हमारे शरीर की यंत्रणाओं का उसका उपयोग होता है, बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होता है। अभी मैं अगर आपको कुछ मेरे ही उदाहरण दूं, मैं तो काफी, मेरे वर्कशॉप में बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स लोग आते गए। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरे कई साथी डॉक्टर बने हुए हैं। डॉक्टर्स के साथ में मैं कई सालों से काम करते आया हूं, संगठन में भी। और अंधश्रद्धे का, अंधविश्वास के क्षेत्र में जब मैंने काम शुरू किया तो काफी डॉक्टर्स को इस संगठन के साथ में जोड़ भी लिया था। ये कई कारणों से डॉक्टर समूह से मेरी बहुत अच्छी मित्रता रही। जब मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए तो बड़े पैमाने पर ये डॉक्टर्स मित्र मेरे वर्कशॉप में आए, और उनमें से कई लोगों ने, जैसा आपने सवाल पूछा, ये सवाल उनके भी मन में थे, क्योंकि आपके एजुकेशन में साइकोलॉजिकल परिणाम क्या होते हैं वो नहीं होता। उनके मन में भी काफी संदेह थे, इसलिए मुझे हर बात के लिए बहुत पर्टिकुलर होना पड़ा। और सैकड़ों लोगों के अनुभव आज तक मेरे पास संग्रहित है कि बहुत अच्छे ढंग से साइकोसोमैटिक बीमारियां कंट्रोल हो सकती है।
ये 89-90 की बात है। मेरे गले के नोडल्स डेवलप हो चुके थे और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट केईएम हॉस्पिटल के जो थे उनसे मिलने गया। प्रकाशक मेरे साथ में थे, प्रकाशक उनकी किताब निकाल रहे थे, इसलिए उनकी बहुत अच्छी पहचान थी। उन्होंने हमें करीबन 1 घंटा दिया, मेरे गले की जांच की थी। आवाज निकलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेरी आवाज बैठने के बाद भी मैं रोज 6-6 घंटा बोल रहा था। एक शिविर आयोजित किया गया था। ये शिविर में 250 लड़के लड़कियां थी और ये शिविर का आयोजन वहां के डॉक्टर समुदाय ने किया था। और ये डॉक्टर समूह में ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, वो मुझे गोलियां दे देकर बोलने के लिए प्रवृत्त कर रहे थे। शायद उनको भी पता नहीं था, अनुभव नहीं था कि इस ढंग से गले के हाल हो सकते हैं। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अभी जिंदगी में कभी बोल नहीं पाओगे, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। नोडल्स डेवलप हो चुके हैं, कैंसरस बन चुके हैं और ये ऑपरेशन होने के बाद भी आप नॉर्मल बात नहीं कर पाओगे। ऐसा आज मुझसे बात कर रहे हो, थोड़ी बात कर पाओगे, लेकिन भाषण तो नहीं देना पाओगे, भाषण को आपको भूल जाना पड़ेगा। मैं इतना निराश हुआ क्योंकि तब मेरा पूरा संगठन मेरे वक्तृत्व पर खड़ा था और संगठन फूटने के पहले की ये बात, और मुझ पर पूरे संगठन की जिम्मेदारी है। मेरे वक्तृत्व पर वो पूरी तरह से खड़ा है। अगर मैं वक्तृत्व ही मेरा खत्म हो जाएगा तो कैसे ये संगठन को मैं चला पाऊंगा। मैं बहुत निराश हो गया। मुझे मेरे मित्र की याद आई। नागपुर में मेरा एक मित्र ईएनटी स्पेशलिस्ट था, उसको फोन किया। उसने अंकलेश्वरिया का नाम मुझे सुझाया। बोले मुंबई में है, कल ही मेरी उनसे बात हो चुकी है। वो बहुत कम मुंबई में या भारत में होते हैं, पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, लेकिन अब मुंबई में है। मैं आपकी अपॉइंटमेंट लेकर लगता हूँ, उनसे मिलिए। और मेरे इस मित्र ने सभी जानकारी उनको दी कि मैं हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ, ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी सिखाता हूँ, वगैरह वगैरह सब बातें उन्होंने बताई। और संयोग से डॉक्टर अंकलेश्वरिया को अमेरिका और कई देशों में उनके स्टूडेंट्स होने के कारण उनके कई स्टूडेंट्स इसका उपयोग करते थे, इसलिए उसकी जानकारी उनको थोड़ी बहुत थी। उन्होंने मेरा गला देखा। हाँ, बोले कैंसरस तो हो चुके हैं, आप ऐसा कीजिए कि 1 महीने के लिए सभी आपके भाषण रद्द कर दीजिए। अभी जैसा मेरे साथ आप बात कर रहे हो उस टोन में केवल आप बात कीजिए, ज्यादा बोलना टालिए 1 माह के लिए। मैं वैसे दवाइयां देता हूं, लेकिन ये दवाइयां कोई बहुत मदद के लिए नहीं है, केवल आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। लेकिन आप जो बोल रहे थे, मुझे कहा था, मेरे डॉक्टर मित्र का नाम लेकर वो बोल रहे थे, देशमुख उनका नाम था, कि देशमुख ने मुझे कहा था कि तुम हिप्नोथेरेपी सिखाते हो, ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी भी सिखाते हो, तो इसका उपयोग आप कीजिए। मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं। और फिर मुझे ऐसा कीजिए, 20 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, 20 दिन बाद मुझे आकर बताइए, और तब तक क्या होता है। 20 दिन बाद गया, उन्होंने मेरा गला देखा। तब तक मैं रिगरसली, सही माने में, तब तक तो मैंने शायद अपने गले के लिए कभी उपयोग नहीं किया था ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी का। सम्मोहन में एक प्रक्रिया है जो बी कोर्स में हम सिखाते हैं, कि जिस हिस्से के लिए हमें सजेशन देना है उस हिस्से को रिलैक्स करने का, वहां पर पूरे बॉडी का ध्यान खींच लेने का और उसके बारे में सजेशन देने का, डायरेक्ट सजेशन देने का। इसको ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी कहते हैं। 20 दिन के बाद उन्होंने मुझे फिर से जांचा। पहले समय में उन्हें मुझे 7-8 मिनट दिए होंगे, दूसरे समय में मुझे केवल 4 या 5 मिनट दिए और कहा काफी इंप्रूवमेंट है, और 15 दिन लीजिए, और 15 दिन आप भाषण मत दीजिए। वैसे मैंने 1 महीना कहा था, और 5 दिन का समय ले लीजिए कि भाषण मत दीजिए, बाद में शुरू कर दीजिए। ये कैंसरस न्यूडल्स डेवलप होने के बाद 90 से लेकर आज तक मैं बोलते आ रहा हूं, और मेरा एवरेज बोलना जो होता है वो दिन में कम से कम 4 घंटे होता है। 90 से लेकर आज तक मैं लगातार बोलते आ रहा हूं। दूसरी बात, आईबीएस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। अभी आप डॉक्टर है, आपको बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है। मेरे मित्र डॉक्टर मेडिसिन के, वे मेरे पर अलग अलग प्रयोग करते थे। अब मैं बाहर घूमने वाला, तब तो कोई बिस्लेरी बॉटल्स वगैरह उपलब्ध नहीं होती थी, और सामाजिक कार्यकर्ता कर कोई बिस्लेरी बॉटल का उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था उन दिनों में।
तो हमेशा ये तकलीफ होती रहती थी। हर 3 महीने में मेरा कोर्स बदला जाता था दवाइयों का। और उन्हीं दिनों में इस स्थिति में मैं आ गया, तब पुणे में मैं था, कि मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन सुझाया। ये उसी समय की बात है जब मैंने ऑलरेडी ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी मेरे नूडल्स के लिए और गले के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया था। मैंने पेट के लिए उसका उपयोग करना शुरू किया। और आपको बता दूं, तब से लेकर आज तक 30 साल हो रहे हैं। अभी 21 है, 90 की बात है। 90 से लेकर 31 सालों में मैंने कभी भी पेट के लिए, जो आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए दवाइयां ली जाती है, कभी ली नहीं है। हाँ, रेगुलरली मुझे सम्मोहन का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन हर चीज के लिए अलग अलग उपयोग नहीं करना पड़ता। एक ही सम्मोहन प्रक्रिया में सब चीजों के लिए मैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी का उपयोग कर लेता हूं। बीच में मेरा डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। अब मेरे सभी डॉक्टर मित्र नागपुर के, मैं एक शिविर को निपट के आया, रोज 9-9 10-10 घंटे में व्याख्यान दे रहा था। आंखें मेरे डॉक्टर मित्र ने देखी, डॉक्टर एनडी पाटिल। आंखें देखने के बाद उनको शक आया, उनके ही बाजू में उनके डॉक्टर बोरकर थे, उनका फिजियोलॉजी के, सॉरी, वो जो डॉक्टर थे उनकी लैब थी, और उनको ने लैब में टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में उनके ध्यान में आया कि मेरे शुगर परसेंटेज बहुत ज्यादा है। सभी डॉक्टर मित्र बहुत गंभीर हो गए कि सर को अभी डायबिटीज हो गया। जब उन्होंने ये बात बताया तो मैंने हंस दिया। मैंने बोला चिंता मत करो, 3 दिनों में मेरा बहुत टेंशन एंग्जाइटी बढ़ गई है। रोज 9 10 10 घंटे में बोलते आया हूँ, ठीक ढंग से मेरी नींद नहीं हुई है। मेरी कार भी मैंने दूसरे की उठाई थी, वो बहुत गंदी कार थी, वो चलाने वक्त भी बहुत मुझे टेंशन आया था। और ये 3 दिन में मैं सम्मोहन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मेरा शुगर परसेंटेज बढ़ा है। अब इसमें बाकी सभी डॉक्टर मित्र मेरे साथ, मेरे क्लास के साथ में जुड़े हुए थे, इसलिए मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। डॉक्टर बोरकर मुझे पहले जमाने में जानते थे, मेरे विद्यार्थी दशा में, लेकिन बीच में वो बहुत बाहर देशों में रहने के कारण वो नहीं जानते थे, ना मेरे सम्मोहन के बारे में उनको कोई जानकारी थी। तो मैंने उनके सामने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे, एक दिन मैं कल आराम करता हूं, मुझे एक दिन आराम के लिए दे दीजिए, परसों हम जांच करेंगे। तो डॉक्टर बोरकर जी ने ये प्रतिक्रिया व्यक्त की कि एक दिन में क्या फर्क होने वाला है। बाकी डॉक्टरों ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह नहीं सकते थे। उनके लिए तो ये शॉकिंग बात थी कि मुझे डायबिटीज निकला है। और तीसरे दिन जब पहले जांच की गई तो डॉक्टर बोरकर के लिए शॉकिंग था। उन्होंने बार बार जांच की कि कैसे हो सकता है, परसों इस आदमी का इतना शुगर परसेंटेज निकला था और आज फास्टिंग में ये शुगर परसेंटेज। उनको लगा शायद खाना खाने के बाद में बढ़ेगा। मुझे डॉक्टर एनडी पाटिल ने वही रोक लिया कि नहीं, अब घर मत जाओ, मेरे साथ ही चलो, अपन साथ में घर में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में फिर पे जांच की गई और एकदम नॉर्मल शुगर परसेंटेज, और वो भी नॉर्मल यानी कितना, एक जवान आदमी का जितना नॉर्मल होता है उतना नॉर्मल शुगर परसेंटेज निकला। ये तीनों के तीनों रिपोर्ट्स, यानी ये 2 टेस्ट का रिपोर्ट्स और पहले टेस्ट का रिपोर्ट्स, डॉक्टर बोरकर ऐसा रख रख के अपने मित्र डॉक्टर को बता रहे कि कैसे संभव है। और इसमें बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जांच मैंने की है, खुद मैंने लिया, मैंने ही जांचा है। तो ये ऐसी कई चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन साइकोसोमैटिक डिजीजेस के लिए लगातार दवाइयां लेने की आवश्यकता होती है, उन सभी डिजीजेस के लिए लगातार सम्मोहन प्रक्रिया में सजेशन देने की आवश्यकता होती है। यानी जाने अनजाने में हम दवाइयों को इस प्रक्रिया के द्वारा और इस सजेशंस के द्वारा, इस थेरेपी के द्वारा रिप्लेस करते हैं। फायदा इतना ही है कि अलग अलग दवाइयां लेने के बजाय एक ही प्रक्रिया में हम सब सजेशन दे सकते हैं। अब स्पॉन्डिलाइसिस, मेरा स्पॉन्डिलाइसिस डिटेक्ट हुआ काफी साल पहले। सब डॉक्टर मित्रों ने चर्चा की, उन्होंने कहा कि उम्र के साथ में तो आता ही है, चिंता क्यों करते। बस उस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब स्पॉन्डिलाइसिस है, इसके बावजूद सभी काम मैं अपने ठीक ढंग से करता हूं। मैं ड्राइविंग करता हूं। अब ड्राइविंग और स्पॉन्डिलाइसिस, आप खुद डॉक्टर हो तो समझ लो। और कितना ड्राइविंग करता हूं, जब भी मुंबई से निकलता हूं तो एकदम नागपुर में ही रुकता हूं, यवतमाल में ही रुकता हूं।
कई बार 1500-1600 किलोमीटर का ड्राइविंग करता हूं। और अभी हम गए थे अरुणाचल, तो अरुणाचल में मैंने कार स्टार्ट की, एक भी होटल में हम बीच में रुके नहीं। मेरे साथ में केवल एक मेरे साथी थे। बीच बीच में हमको कंपलसरी रुकना ही पड़ता था क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, इतना बड़े पैमाने पर फॉग होता था, ताकि गाड़ी का सामने का 5 फीट का भी कुछ दिखे ना, तब हम रुक जाते थे फॉग हटने तक, और फिर चलना शुरू कर देते थे। एक भी होटल में हमने 1 घंटे के लिए भी मुकाम नहीं किया। मुंबई तक आए, 3000 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है। तो मैं लगातार लंबी ड्राइविंग करता हूं, लगातार इतने घंटे एक जगह बैठकर, स्पॉन्डिलाइसिस जिस व्यक्ति को है उसने कार का ड्राइविंग करना, इसके पीछे का कारण है मैं रेगुलरली सम्मोहन में ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी का उपयोग उसके लिए भी करता हूं। तो मैंने 4 चीजों के बारे में तो आपके सामने कर दिया। तो ऐसे इस ढंग से इसका उपयोग होता है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या मेरा डायबिटीज पूरी तरह से खत्म हो गया? मैं शुगर परसेंटेज सजेशन से कंट्रोल करता हूं, बहुत शुगर खाता हूं। मुझे बार बार सभी लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि कितना शुगर खाते हो आप। मुझे मीठी कॉफी चाहिए, मीठा बहुत पसंद है। कोई अगर मुझे कहता है इतना मीठा मत खाओ, तो मैं कहता हूं कि किस लिए फिर जीना है? जो पसंद है वही नहीं खा सकते तो जीना किस लिए है? ये आर्गुमेंट गलत है, मैं जानता हूं। लेकिन उसकी कोई केयर न करते हुए, ना मुझे डायबिटीज है, उसको भी मैं बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाता हूं बाय सजेशन, बाय सम्मोहन। और इतनी बीमारियां होने के बावजूद, इसके साथ में मेरे पैर का एक्सीडेंट हो चुका है, उसका साइकोसोमेटिक डिजीज से कोई संबंध नहीं, लेकिन मेरा एंकल डिसलोकेट हो चुका था। डिसलोकेट हो चुका था यानी टूट चुका था, यानी डिसलोकेशन का दूसरा भी मतलब लोग निकालते हैं इसी। उसके जोड़ में कुछ तो भी गड़बड़ी रह गई, अर्थराइटिस डेवलप हो गया, मैं ठीक ढंग से पैर नहीं रख सकता हूं। और उसी पैर से, दाहिना पैर है, उसी पैर से ब्रेक का उपयोग करना पड़ता है, एक्सीलेटर का उपयोग करता है, और हजारों किलोमीटर का ड्राइविंग मैं करता हूं, चलते रहता हूं, हिमालय में जाता हूं। तो आप विपरीत परिस्थिति में अपने शरीर को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हो। ये सभी बातें मैंने विस्तार से आपके सामने रखी है। ये केवल मेरे अकेले के अनुभव नहीं है, जिन्होंने इसका ईमानदारी से उपयोग किया, मेरे कई ऐसे मित्र हैं, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट है मराठी में, उनके स्क्रिप्ट पर कई पिक्चर्स निकल चुके हैं। ऐसे कई मित्र हैं जो आईबीएस के कारण बहुत हैरान हुए थे, मेरे कुछ मित्रों ने उनको एडवाइस किया, कई प्रकार की दवाइयां ले रहे थे, लेकिन फिर भी तकलीफ वैसे के वैसे कायम रहती थी। और जब से उन्होंने ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी का उपयोग करना शुरू किया, तो वो कहते हैं कि कितना रिलीफ है, कितना सुंदर है, कितना कंट्रोल होता है। वही 4 जगह ये बातें बताते रहते। तो ये आपको अद्भुत लगता है, लेकिन इसमें कुछ अद्भुत नहीं है। ये डिजीजेस कंट्रोल होते हैं। इसीलिए जब रामदेव बाबा बड़े पैमाने पर दावा कर रहे थे कि डायबिटीज के लिए दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, हार्ट डिजीज के लिए दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, तब मैं जाहिर तरीके से इतना ही कहता था कि ये स्लोली होना चाहिए। योगासन से ये होना संभव है, धीरे धीरे कंट्रोल होता है। और इसलिए एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से छोड़ना चाहिए। पहले तो अपने रामदेव बाबा डायरेक्टली बोल देते थे कि ये दवाइयां वगैरह सब छोड़ दो, उसमें कुछ केसेस भी हुई, कुछ मरे, जिनका नाम भी मुझे मालूम है इस कारण, क्योंकि उन्होंने अचानक छोड़ दिया, ब्लड प्रेशर शूट हो गया और जो होने का है वो हो गया। तो ये गलत था। आगे चलकर शायद उनको मेरी बात कैसी पहुंची होगी, मैं तो नहीं जानता कि मेरी बात उन तक पहुंची होगी, लेकिन शायद कई डॉक्टर ने उनसे कहा होगा, उनके मित्रों ने, आसपास के लोगों ने कहा होगा, इसलिए वो धीरे धीरे ये बात कहने शुरू की कि डॉक्टर की सलाह से दवाइयां कम करते जाओ। तो ये संभव है, इसमें कोई बहुत नई बात है, ऐसी बात नहीं है। एंजाइटी टेंशन हैंडल होना एक बात, और दूसरा इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट करना दूसरी बात। ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी के द्वारा हम इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट करते हैं, और इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट करना ये कोई नई बात नहीं है, ये आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, आप खुद डॉक्टर। तो मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा था, तो आपके मन में कोई संदेह ना बचे, इस ढंग से मैंने उसका जवाब देने का प्रयास किया है।
श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।